हेलो फ्रेंड्स, यूनिट स्टडी में स्वागत है आपका। दोस्तों, आज आपके लिए एक फिजिक्स का अत्यंत ही महत्वपूर्ण चैप्टर मोशन इन प्लेन मोशन इन प्लेन यानी कि समतल में गति, यह मैं आपके लिए लेकर आया हूँ। दोस्तों, जैसा कि नाम से स्पष्ट है, मोशन इन प्लेन, समतल में गति। इसमें इस चैप्टर में हम गति के बारे में पढ़ेंगे, उसकी जो स्थितियाँ होती है उसके बारे में पढ़ेंगे। तो सबसे पहले आपका एक सवाल उठता है कि यह गति है क्या। देखिए, गति है क्या। गति जो है वह दोस्तों वह है किसी भी वस्तु, मान लीजिए कोई वस्तु है जो एक ए वस्तु है और इस बिंदु पर स्थित है। ध्यान दीजिएगा, समय बदलता है दोस्तों। कोई भी वस्तु अपने समय के साथ बदलती है स्थिति को, और यही वस्तु जो समय बीतने के साथ यहाँ पर आ जाती है, तो हम कहते हैं कि यह वस्तु ने गति की है। जैसे कि मान लीजिए किसी आप केंचुआ को देखते हैं या जोंक को देखे होंगे। यह जो जोंक या केंचुआ होता है एक समय पर यहाँ है, फिर आधे घंटे के बाद, एक घंटे के बाद हम देखते हैं वो वहीं पर रुका हुआ है, लेकिन फिर समय बीतने के बाद हम देखते हैं कि वह यहाँ पर आ गया। यानी कि इसने कुछ दूरी तय कर ली, अब यह अपना स्थान चेंज कर लिया। दोस्तों, स्थान चेंज जैसे हुआ तो वह उसकी गति को निर्दिष्ट करता है। यानी कि जो भी वस्तुएं अपना स्थिति का परिवर्तन करती हैं समय के सापेक्ष, वह गति में होती हैं। उसके बाद है विराम। दोस्तों, विराम क्या है? विराम यानी रेस्ट। दोस्तों, विराम जैसा कि नाम से स्पष्ट है, विराम यानी कि रुका हुआ, स्थिर। कोई भी वस्तु, आप उदाहरण के तौर पर समझिएगा दोस्तों, आप इसे जितना ही याद मत कीजिए, आप समझने का प्रयत्न कीजिए। अगर आप समझिएगा तो आपको बहुत दिनों तक रिमेम्बर रहेगा, याद रहेगा। आप इसे समझिए। अगर कोई वस्तु विराम में है, यानी कि यह एक वस्तु है जिसको हम x मान लेते हैं। 1 घंटे बीतने के बाद, 2 घंटे बीतने के बाद हम देखते हैं जब समय बीतता है तो यह जो वस्तु है जस्ट इसी स्थान पर स्थित है। इसने अपनी पोजीशन चेंज नहीं किया। यानी कि अगर यह समय बीतने के साथ पोजीशन चेंज नहीं करता है तो हम कहते हैं कि यह जो वस्तु है वह विराम में है। जैसे मान लीजिए दोस्तों, यह एक पेड़ है। अब आप देखिएगा कि सुबह हो गया, देख रहे हैं कि पेड़ यहीं पर है। अब आप ही बताइए, पेड़ तो चलता नहीं है, यानी कि समय बीतता जाएगा और पेड़ जो है अपने जगह पर स्थिर है। यानी कि यहाँ पर देखिए सुबह है, ध्यान से चित्र के हिसाब से समझिएगा, फिर दोपहर, और यहाँ से फिर शाम हो गया। दोस्तों, आप देखिएगा कि जो पेड़ की ज्यों स्थिति ज्यों का त्यों है। यह जो हमने फिगर दोपहर, सुबह, दोपहर और शाम के लिए आपको इंडिकेट किया, आप इसे ध्यान रखिएगा कि जो समय का, पेड़ का जो स्थिति है वो समय के साथ बदलता नहीं है। यानी कि यह जो पेड़ है वह मोशन में है। रुका हुआ तालाब, टेबल, कुर्सी, अगर उस पर यदि हम बल नहीं लगाते, नहीं हटाते हैं, तो वो सभी विराम में रहते हैं। अगला टर्म है दोस्तों कि दूरी। दूरी क्या है भाई? देखिए, डिस्टेंस। यह जो टर्म है दोस्तों, आप समझने का प्रयत्न कीजिएगा। इसे आप लिखिएगा। जो मैं बातें बोल रहा हूँ उसको ध्यान से सुनिएगा, और जो मैं बातें आपको समझा रहा हूँ उसको समझ कर लिखिएगा। दोस्तों, दूरी क्या है? देखिए, दूरी किसी भी दिशा में, आप कोई भी दिशा ले लीजिए। दिशाएं जो होती है वह चार होती है। यहाँ पर जो इंडिकेट किया गया है वह 4 है, और ये जो है उप दिशाएं होती है। दोस्तों, दिशाएं
किसी भी दिशा में चली गए पथ की लंबाई को दूरी कहते हैं। यानी कि देखिए, यह एक ए है और यह बी है। अब आपसे पूछ दिया गया कि बिंदु ए और बिंदु बी के जो बीच के, देखिए यहाँ से यहाँ तक आने में एक आपको रास्ता तय करना पड़ता है। इसी रास्ते की लंबाई को हम दूरी कहते हैं। यानी दूरी जो है वह है दूरी बराबर पथ की लंबाई। अब देखिए दोस्तों, यह जो पथ की लंबाई है, यानी कि लंबाई को हम किस में मापते हैं? मीटर में। ध्यान दीजिएगा दोस्तों, दूरी की जो इकाई होती है वह मीटर होगी। दूरी की इकाई यहाँ पर मैं लिख दे रहा हूँ, बोल भी रहा हूँ, दूरी की इकाई मीटर। दूरी कैसी राशि है? तो अदिश राशि है, अदिश राशि है। यह जो पॉइंट है दोस्तों आप नोट कीजिएगा, क्योंकि यह जो है प्रश्न आपके एग्जाम में पूछे जाएंगे। कैसे पूछेंगे? तो दूरी एक कैसी राशि है, तो आपको याद रखना होगा दूरी एक अदिश राशि है। क्योंकि दोस्तों हमने अभी आपको बताया था कि किसी भी दिशा में चली गई पथ की लंबाई को दूरी कहते हैं, और दूरी का जो इकाई होता है वह मीटर होता है। मीटर जो है वह लंबाई का मात्रक होता है, और दूरी का मात्रक भी मीटर ही होता है। यह एक अदिश राशि है। हमने पिछले वीडियो में आपको बताया था कि अदिश राशियों में मूल राशियां भी कुछ आती हैं, जिनमें लंबाई भी होती है, क्योंकि इनमें सिर्फ मैग्नीट्यूड होता है, डायरेक्शन नहीं। दोस्तों, दूरी का जो बीमा होता है, दूरी की बीमा, यह जो पॉइंट है दोस्तों आप नोट कीजिएगा। बीमा यानी दूरी का डायमेंशन, डिस्टेंस का डायमेंशन अगर पूछेगा तो अब आप ही बताइए कि डिस्टेंस का डायमेंशन हम क्या लिख सकते हैं? दोस्तों, डिस्टेंस का जो डायमेंशन होता है वह हम लिखते हैं एल, यानी कि लेंथ। अब ध्यान दीजिएगा, हमने आपको डायमेंशन के चैप्टर में भी पढ़ाया था कि बीमा कैसे निकाला जाता है। अगर आपको बीमा निकालना नहीं आ रहा है, नहीं सीखे हैं, तो वह वीडियो को पहले आप देखिए जाकर, उसके बाद आप धीरे धीरे आगे की तरफ बढ़िएगा। जैसे ही आप धीरे धीरे आगे की तरफ बढ़िएगा दोस्तों, तो आपको सब समझ में यह सब आने लगेगा कि बीमा क्या है, अदिश राशियाँ क्या है। उसके बाद है दोस्तों आपका विस्थापन। यह जो है इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा, या इसको जो हम बोल रहे हैं उसको आप लिख लीजिएगा। इसके बाद है आपका विस्थापन यानी डिस्प्लेसमेंट। विस्थापन डिस्प्लेसमेंट। दोस्तों, हमने आपको विस्थापन के बारे में पहले भी बताया था, पहले के वीडियो में भी समझाया था। आज भी इसका विस्तृत रूप से हम जानेंगे। विस्थापन क्या होता है दोस्तों? स्थिति का जो परिवर्तन होता है वही विस्थापन है। ध्यान से देखिएगा, स्थिति परिवर्तन का अंतर ही विस्थापन होता है। डिस्प्लेसमेंट। देखिए दोस्तों, मान लीजिए कोई एक वस्तु है जो कि बिंदु ए पर है, और वही वस्तु फिर बिंदु बी पर चली जाती है। दोस्तों, यहाँ से ए और बी के बीच जो लंबाई है वही दूरी है। दूरी के बारे में हमने आपको बताया, ध्यान से समझिएगा दोस्तों, समझा रहा हूँ आपको। यहाँ से जो ए से बी के बीच की जो दूरी होगी, हम ए से बी के बीच कहाँ जा सकते हैं? इधर से भी जा सकते हैं, ऊपर से गोल घूमते हुए, राउंड होते हुए
टेढ़े मेढ़े भी होते हुए ऐसे ऐसे भी जा सकते हैं, या हम ऐसे ऐसे भी जा सकते हैं। दोस्तों हम नीचे से भी ऐसे जा सकते हैं। लेकिन आप ध्यान दीजिएगा दोस्तों, हमने आपको बताया था कि स्थिति तो वस्तु चेंज कर रही है, लेकिन वस्तु का जो पोजीशन चेंज हो रहा है उसमें जो निश्चित दिशा में तय की गई दूरी निश्चित दिशा में तय की। देखिए दोस्तों, ये निश्चित दिशा है ए से बी, एकदम लंबवत दिशा में तय की गई जो दूरी होती है उसके अंतर को विस्थापन कहते हैं। दोस्तों दो बिंदुओं के बीच के न्यूनतम दूरी, अब यहाँ पर बताइएगा न्यूनतम कौन सा दूरी होगा। यहाँ से हम यहाँ पर जाते हैं तो न्यूनतम होगा, यहाँ से यहाँ पर जाते हैं न्यूनतम होगा, या यहाँ से यहाँ पर जाते हैं तो न्यूनतम होगा। निश्चित ही हम ए से बी तक न्यूनतम दूरी जो होती है निश्चित दिशा में तय की गई न्यूनतम दूरी यही जो है दोस्तों विस्थापन है। मान लीजिए कि आप एक समय 151 मीटर की दूरी एक समय पर तय करते हैं, दूसरे समय में 102 मीटर की दूरी तय करते हैं। दोस्तों जो विस्थापन होता है वह होता है x2 माइनस x1। ध्यान दीजिएगा कि x1 जो है वह t1 समय में जो स्थिति है उसकी, उसके बाद x2 जो है t2 समय में स्थिति है, और x2 माइनस x1 जो है वह जो है दोस्तों विस्थापन है। और ध्यान दीजिएगा इसको हम डेल्टा x भी लिख सकते हैं, डेल्टा x बराबर x2 माइनस x1। यह जो डेल्टा x है यही एक आपका डिस्प्लेसमेंट से संबंधित फॉर्मूला है। डेल्टा x यानी कि विस्थापन में स्थिति में परिवर्तन, चेंज इन पोजीशन, जो डिफरेंस जो यह चेंज है पोजीशन में उसका जो अंतर है वही जो है विस्थापन होता है। दोस्तों अब आप ध्यान दीजिएगा, विस्थापन यहाँ से एक वस्तु है जो ए से बी तक जाती है और इसकी दूरी x है। यहाँ पर ध्यान दीजिएगा दोस्तों, ए से बी तक जाता है तो इसका विस्थापन क्या होगा x। यहाँ पर ध्यान दीजिएगा थोड़ा सा, अगर हम इसको c तक बढ़ाते हैं और यहाँ इसको b से c तक y ले लेते हैं, इसका विस्थापन क्या होगा x प्लस y। ठीक है, उसके बाद यही जो वस्तु है ए से बी तक जाती है और बी से ए तक आती है। यानी आप देखिए कि इसका पोजीशन पहले यहीं पर था, फिर यहाँ से यहाँ गया और फिर यहीं से यहीं आ गया। तो इसका जो पोजीशन है क्या हुआ, चेंज हुआ? पोजीशन चेंज नहीं हुआ। क्यों नहीं हुआ? कि वस्तु ए पर थी, फिर कहीं भी गई और फिर यहीं पर आ गई। तो अब बताइए कि इसका पोजीशन समय के साथ चेंज हुआ, समय बदला, लेकिन जो पोजीशन है वह चेंज नहीं हुआ। हमने क्या बताया है कि डिस्प्लेसमेंट है जो पोजीशन में चेंज। अब देखिए यहाँ जो वस्तु है इसकी डिस्प्लेसमेंट जो होगी वह शून्य होगी, क्योंकि ए से बी तक जा रही है और बी से फिर ए पर आ जा रही है। इसलिए इसका जो डिस्प्लेसमेंट होगा वह क्या होगा दोस्तों, शून्य होगा। लेकिन यही एक वस्तु यह y तक c तक जाती है। अब ध्यान दीजिएगा, यहाँ से c तक जाती है और b पर आकर रुक जाती है। अगर b पर आकर रुकती है तो इसका पोजीशन तो चेंज हो रहा है, यानी यहाँ पर थी फिर यहाँ पर आ गई। तो इसका जो डिस्प्लेसमेंट होगा इस बिंदु का और इस बिंदु का जो अंत, यानी जो यह जो बिंदु है यही अंतर होगा, x होगा इसका डिस्प्लेसमेंट। प्रथम बिंदु और अंतिम बिंदु का अंतर, अंतिम बिंदु यहीं पर है, इसका अंतर क्या होगा ए बी, यह x है टोटल, यही x जो होगा इसका डिस्प्लेसमेंट होगा। दोस्तों ध्यान दीजिएगा, आप यहाँ पर यह जो वस्तु है जो विस्थापन होती है वह ए बी, यह जो है x,
वस्तु जो है ए से बी तक गई और बी से ए तक आई, यानी डिस्प्लेसमेंट जो है इसका 0 हो गया। दोस्तों डिस्प्लेसमेंट जो है वह शून्य हो सकता है। उसके बाद डिस्प्लेसमेंट धनात्मक होता है, यानी कि मान लीजिए कि कोई वस्तु यहाँ पर स्थित है 5 मीटर, या जो स्केल है 10 मीटर का है, ठीक है। अब ये देखिए यह जो इसका स्थिति परिवर्तन है दोस्तों, यह 5 मीटर या 10 मीटर और यह 0 मीटर। तो ए बी सी, बी सी के बीच जो इसका डिस्प्लेसमेंट होगा वह 5 मीटर का होगा, यानी 10 माइनस 5 मीटर, यह प्लस हो गया। यहाँ पर देखिए ए और बी के बीच जो डिस्प्लेसमेंट होगा दोस्तों, यहाँ पर 0 है और यह जो पोजीशन है 5 है। यह भी जो है 5 माइनस 0 बराबर 5, ये भी प्लस होगा। दोस्तों यह जो डिस्प्लेसमेंट है वह नेगेटिव भी होता है। डिस्प्लेसमेंट जो है पॉजिटिव और नेगेटिव भी होता है, क्योंकि दोस्तों स्थिति जो है वह आगे की तरफ भी बढ़ती है और पीछे की तरफ भी पोजीशन उसका चेंज हो सकता है। डिस्प्लेसमेंट में पोजीशन का ही दोस्तों देखा जाता है। पोजीशन जो है वह फॉरवर्ड भी होता है और बैकवर्ड भी होता है। अगर फॉरवर्ड पोजीशन हो रहा है इससे, तो यह जो प्लस में जाएगा, और यह जो बैकवर्ड हो रहा है इधर, यह माइनस में जाएगा। और डिस्प्लेसमेंट जो है दोस्तों आप ध्यान रखिएगा, जो यह संख्या रेखा है यहाँ से निर्देशित किया जाता है। मान लीजिए यहाँ पर -5 और यह जो हो गया +5। अब देखिए संख्या रेखा से ही डिस्प्लेसमेंट को निरूपित किया। डिस्प्लेसमेंट 0 है, यहाँ पर +5 है, इधर -5 है। अगर यहाँ से ए और बी और ये सी दे दिए गया, आपको यहाँ से डिस्प्लेसमेंट पूछ दिया दोस्तों, तो यह जो होगा ऋणात्मक हो जाएगा, यानी -5 हो जाएगा। इसलिए डिस्प्लेसमेंट धनात्मक, ऋणात्मक और शून्य दोनों होता है। इसको आप याद रखिएगा, इसको लिख लीजिएगा। दोस्तों अब ध्यान दीजिए, विस्थापन सदिश राशि होती है, सदिश राशि होती है। इसका जो मात्रक होता है वह मीटर होता है, और जो यह इसकी बीमा होती है डिस्प्लेसमेंट की, वह एल होती है, बीमा। यह जो बातें हैं दोस्तों डिस्प्लेसमेंट के संबंध में याद रखना है आपको। उसके बाद आते हैं चाल। दोस्तों चाल यानी कि स्पीड, चाल यानी स्पीड। ध्यान दीजिएगा दोस्तों, स्पीड क्या है? स्पीड क्या है? किसी भी दिशा में एकांक समय में चली गई दूरी को चाल कहते हैं। एकांक समय में चली गई दूरी, यह जो है दोस्तों चाल कहलाती है। उसके बाद जो है चाल का जो यहाँ पर हो जाएगा, चाल बराबर एकांक समय यानी दूरी बटा समय। यह जो मिनिमम बच्चे फॉर्मूला आप लोग दोस्तों जानते होंगे, सभी लोग जानते होंगे कि चाल बराबर दूरी बटा समय होती है। एकांक समय में चली गई दूरी को चाल कहते हैं। चाल का जो मात्रक होते हैं स्पीड बराबर डिस्टेंस बाय टी यानी समय, यानी v = d/t। दोस्तों चाल जो है दूरी बटा समय को कहते हैं। यह जो है किसी भी दिशा में चली गई एकांक समय में दूरी। चाल का मात्रक जो होता है दूरी की, देखिए दोस्तों चाल का मात्रक निकालना है। दूरी के लिए आपको मीटर और समय के लिए सेकंड, तो चाल का मात्रक जो हो गया मीटर प्रति सेकंड हो गया, या इसको हम मीटर सेकंड इनवर्स भी कहते हैं। ये आप ध्यान रखिएगा, क्योंकि कभी कभी ऐसे दे देगा एग्जाम में, कभी ऐसे भी दे देता है, तो ये दोनों एक ही है।
और जो इसका डायमेंशन होता है दोस्तों, वह होता है L/L/T, या इक्वल टू L/T⁻1। यह जो है चाल की बीमा है। और एक जो पॉइंट है वह नोट करने लायक है कि चाल एक अदिश राशि है। यह जो दोस्तों हम आपको बोल रहे हैं या आपको बता रहे हैं, आप उसको नोट करते चलिएगा, नोट कीजिएगा। आपके लिए एक स्पेशल कॉपी बन जाएगा फिजिक्स का, जिससे कि एग्जाम के वक्त भी आप इसको पढ़ सकते हैं। उसके बाद जो है दोस्तों वह है औसत चाल। अब औसत चाल किसको कहते हैं दोस्तों? सबसे पहले ध्यान देने की, यह तो थी चाल और आपके पास है एक औसत चाल। औसत चाल दोस्तों एवरेज स्पीड, एवरेज स्पीड। और इसको हम एवरेज स्पीड क्यों कहते हैं? औसत चाल देखिए, कोई व्यक्ति जो चाल है चलता है 10 किलोमीटर 20 किलोमीटर, उसका समय भी भिन्न भिन्न रहता है। कभी गाड़ी जो चलती है या जो बस है, हम जो अगर किसी पटना से सासाराम जाते हैं तो यह बस कभी रुकती है, कभी धीरे चलती है, कभी तेज चलती है। दोस्तों जो इसका स्पीड है वह समय के साथ घटते बढ़ते रहता है। इसी जो एक एवरेज स्पीड जो होता है उसकी चली गई दूरी, कुल दूरी, चली गई कुल दूरी बटा में चली गई दूरी, यानी कि जो दूरी चलने में समय लिया गया है, चली गई कुल समय, चली गई दूरी में लगा समय। अब देखिए, यदि हम मान लेते हैं पटना और सासाराम के बीच की जो दूरी 120 किलोमीटर है और यह जो बस है 5 घंटे लगा रही है, 5 घंटे लगा रही है, तो औसत चाल बराबर 120/5 यानी 24। यानी कि यह जो बस है हर घंटे 24 किलोमीटर के हिसाब से दूरी तय कर लेती है। लेकिन इसी दरम्यान दोस्तों ध्यान देने की बात यह है कि यदि यह रुके नहीं या स्लो न हो, अगर एक समान चाल से चलेगी तो निश्चित ही कम समय में पहुंच जाएगी सासाराम के लिए। तो आपको समझने का प्रयास करा रहे हैं कि आप इसको समझिए। तो औसत चाल बराबर कुल दूरी बटा कुल दूरी तय करने में लगा समय, औसत चाल यानी कि V एवरेज S/T। यह जो दोस्तों एक फॉर्मूला है, आप इसको याद रखिएगा। S को डिनोट कर रहे हैं आप और दूरी के लिए, और T को डिनोट कर रहे हैं समय के लिए। इसको भी याद रखना दोस्तों बहुत जरूरी है। यही जो आपके सूत्र हैं न्यूमेरिकल बनाने में काम आएंगे। यही जो थ्योरी है यहीं से आप सीखिएगा कि न्यूमेरिकल बनाएंगे कैसे। अगर आप नहीं पढ़िएगा थ्योरी को तो न्यूमेरिकल नहीं बना सकते हैं। सूत्र याद करने से कुछ नहीं होगा। सूत्र याद कर लेंगे, उसको अप्लाई करने का मालूम नहीं रहेगा दोस्तों, तो आप नहीं कर सकते। आप नहीं समझ पाइएगा कि कहाँ पर कब कौन सा सूत्र लगाना है। उसके बाद है दोस्तों, यह तो थी चाल और औसत चाल। उसके बाद आपके लिए है तात्कालिक चाल। दोस्तों यह तो हमारे जो है सिलेबस में है नहीं, लेकिन थोड़ा सा इस पर हम जानकारी दे रहे हैं कि तात्कालिक चाल है क्या। तात्कालिक चाल, तात्कालिक चाल यानी इंस्टेंटेनियस स्पीड। दोस्तों इसको हम VI से सूचित कर रहे हैं। I माने इंस्टेंटेनियस यानी तात्कालिक चाल। तात्कालिक चाल वैसे में कुछ है नहीं दोस्तों, बहुत ही सीधा सा फंडा है इसका कि भाई बहुत कम दूरी, अल्प दूरी को बहुत ही अल्प समय में, ध्यान दीजिएगा, अल्प दूरी को बहुत ही अल्प समय में, प्रति अल्प समय में चली गई बहुत कम दूरी, यही जो है तात्कालिक चाल है। यानी कि डेल्टा S
बाई डेल्टा टी। दोस्तों हमने आपको बताया डेल्टा का हम प्रयोग कर रहे हैं कि यदि हमको बहुत ही अल्प मात्रा यानी कि यहाँ पर एक S2 माइनस S1 बाई T2 माइनस T1, यह जो है जो अंतर है स्पीड का वह जो हो गया बहुत अल्प समय के लिए। दोस्तों थोड़ा सा चेंज तो होगा करेगा, जब थोड़ा सा चेंज होगा इसमें तो S2 माइनस S1 बहुत ही अल्प समय के लिए दूरी में चेंज होगा और उसी हिसाब से समय में भी चेंज होगा। तो यही डेल्टा जो है समय का परिवर्तन है और यह जो है दूरी का परिवर्तन है। यह जो है डेल्टा S बाई डेल्टा टी बहुत ही कम समय में जो चली गई दूरी है। दोस्तों यही जो है तात्कालिक चाल है। दोस्तों उसके बाद अगला है वेग। वेग के बारे में आइए हम देखते हैं। वेग क्या चीज है? वेग यानी वेलोसिटी। दोस्तों अभी हमने आपको चाल के बारे में पढ़ा है, अभी जो है वेग है। चाल के बारे में बताया था कि किसी भी दिशा में चली गई दूरी। अब वेग के बारे में इतना ही जान लीजिए कि एक ही दिशा में चली गई दूरी यानी किसी भी निश्चित दिशा में चली गई दूरी को जो है समय के साथ अगर परिवर्तन हो रहा है, एकांक समय में जो दूरी चली जाती है, प्रति एकांक समय में चली गई एक निश्चित दिशा में दूरी को वेग कहते हैं। प्रति एकांक समय, यह जो है दोस्तों डिफिनीशन है। यानी एकांक समय माने 1 सेकंड अगर बढ़ रहा है तो दूरी भी बढ़ रही है, अगर और दूसरा सेकंड हो गया तो दूरी बढ़ रही है। यानी या घट रही है, सबसे घट रही है बढ़ रही है। प्रति एकांक समय में चली गई निश्चित दिशा। ध्यान दीजिएगा दोस्तों, चाल और वेग में बस इसी डायरेक्शन का फर्क है। यही जो है निश्चित दिशा चाल और वेग में फर्क कराती है। निश्चित दिशा प्रति एकांक समय में चली गई निश्चित दिशा में दूरी, यही जो है आपका वेग है। इसका भी जो मात्रक होता है दोस्तों वह होता है मीटर प्रति सेकंड, यानी कि मीटर प्रति सेकंड। और यह जो है इसकी बीमा होती है। अब आप ही बताइए कि इसकी बीमा क्या होगी। दोस्तों हम यहाँ पर लिख रहे हैं, इसकी जो बीमा होगी वह होगी L/T, L/T−1। यह जो है नोट कर लीजिएगा। यह जो है प्रश्न सीधे सीधे एग्जाम में पूछे जाते हैं हम लोगों के रेलवे के, और जो अदर स्टेट लेवल के एग्जाम में उनमें पूछे जाते हैं। L/T−1 जो है वह वेग की बीमा है। दोस्तों बीमा जो है, जो वेग है वह एक सदिश राशि है, सदिश राशि है। यह भी पॉइंट नोट करने के लिए है। सदिश राशि काहे है भाई? आपको अभी हमने बताया कि चाल में जो है दिशा नहीं होती है, निश्चित दिशा नहीं होती है, लेकिन जो वेग में एक निश्चित दिशा होती है। इसी निश्चित दिशा को हम दर्शाने के लिए जो है हमने सदिशों के आपको बारे में बताया था। जो सदिश वेक्टर होते हैं उनमें दिशा के साथ साथ डायरेक्शन भी होता है, लेकिन यहाँ पर चाल में डायरेक्शन नहीं है और वेग में डायरेक्शन है। इसलिए दोस्तों हम जो है इसको सदिश राशि बोलते हैं। उसके बाद दोस्तों जो है औसत वेग। देखिए यह तो वेग का परिभाषा, वेग क्या है। उसके बाद है औसत वेग। औसत वेग एवरेज वेलोसिटी, एवरेज वेलोसिटी। दोस्तों जस्ट औसत चाल, औसत वेग वही चीज है निश्चित दिशा में जो तय की गई समय के साथ दूरी होती है, वही जो है औसत वेग है। यानी कि किसी निश्चित दिशा यानी कि डिफिनिट डायरेक्शन में तय की गई दूरी, उसके अपॉन जो है
वह दूरी तय करने में लिया गया समय, दूरी तय करने में लिया गया समय का जो अनुपात है वही औसत वेग है। यानी कि भी यहाँ पर दोस्तों ध्यान दीजिएगा, इसको हम यहाँ से लिख रहे हैं भी एवरेज बराबर निश्चित दिशा में जो तय की गई दूरी है वह S/T। हमने आपको बताया था S/T जो है वह है दूरी और समय। दोस्तों उसके बाद है आपका तात्क्षणिक वेग। आइए हम तात्क्षणिक वेग के बारे में जानें। दोस्तों तात्क्षणिक वेग क्या होता है? तात्क्षणिक वेग, तात्क्षणिक वेग, क्षणिक वेग दोस्तों नाम से ही स्पष्ट है, इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी। देखिए तात्क्षणिक वेग, आप ध्यान से देखिएगा, तात्क्षणिक वेग नाम से स्पष्ट है कि जो क्षण भर के लिए जो वेग होता है उसे हम तात्क्षणिक वेग कहते हैं। अब वेग का जो परिभाषा है आप जानते ही हैं, यानी कि तात्क्षणिक वेग यानी vi जो होगा क्या होगा दोस्तों, यहाँ पर जो अल्प परिवर्तन होगा दूरी में और जो यहाँ पर जो है इसका यहाँ पर जो अल्प परिवर्तन है वह जो है इसका लिमिट से दिया जाता है। लिमिट्स जो समय में परिवर्तन है वो हो गया यहाँ पर, यानी डेल्टा टी टेंड्स टू 0 और डेल्टा एस बाई डेल्टा टी इक्वल टू डी एस बाई डी टी। दोस्तों एक यहाँ से पॉइंट आप नोट कीजिएगा, यह जो तात्क्षणिक वेग जो है इसको लिख लीजिएगा, तात्क्षणिक वेग विस्थापन का अवकल गुणांक है, यानी डिफरेंशियल कोफिशिएंट, दोस्तों आप इसको याद रखिएगा, यह जो पॉइंट है लिखने लायक है। तात्क्षणिक वेग विस्थापन का अवकल गुणांक है। एग्जाम में जो प्रश्न है पूछेंगे कि तात्क्षणिक वेग किसका अवकल गुणांक है, विस्थापन, दूरी, समय, तो आपको बोलना है कि तात्क्षणिक वेग जो है वह विस्थापन का अवकल गुणांक है। यह जो है पॉइंट आप याद रखिएगा। उसके बाद हम आते हैं दोस्तों त्वरण, एक्सेलरेशन। एक्सेलरेशन क्या है इसके बारे में हम जानते हैं। देखिए दोस्तों त्वरण, एक्सेलरेशन दोस्तों त्वरण जो है वह वेग परिवर्तन के दर को कहते हैं। यानी देखिए अगर वेग परिवर्तन का दर है क्या भाई चीज, अब रुकिए हम बताते हैं पहले आपको। वेग परिवर्तन का दर यानी कि रेट ऑफ चेंज इन वेलोसिटी, या जो है दोस्तों रेट इन चेंज ऑफ वेलोसिटी, वेग परिवर्तन के दर को त्वरण कहते हैं। अब ध्यान से देखिएगा, समय के साथ मान लीजिए किसी वस्तु का एक इनिशियल वेलोसिटी u है और जो है इसका फाइनल वेलोसिटी v है। अगर हम यह जो है प्रथम इसका वेग है और यह जो अंतिम फाइनल वेग है, इन दोनों का जो परिवर्तन करेंगे तो क्या होगा, v माइनस यू हो जाएगा परिवर्तन में। अगर मान लीजिए 0 किलोमीटर प्रति सेकंड के हिसाब से चलती है और सीधे फिर 20 का हो गई समय के साथ 20 सेकंड में, तो आप बताइए कि v माइनस यू। उसके बाद दर यानी रेट जो है समय पर दिखा रहा है, यानी कि समय के साथ वेग परिवर्तन का दर। यहाँ पर नोट कीजिएगा दोस्तों, यह तो है एक्सेलरेशन, वेग परिवर्तन का दर, लेकिन किसके साथ भाई, समय के साथ। आप समझिएगा समय के साथ, यानी कि त्वरण को हम ए से सूचित करते हैं, ए बराबर v माइनस यू बाई टी। यह जो फॉर्मूला है दोस्तों बहुत ही काम का चीज है,
आप इसको नोट कर लीजिएगा। त्वरण जो है वह होता है वेग परिवर्तन का दर। देखिए यहाँ पर जो वेग है इसमें अंतर हो गया, और यह जो है समय, यह वेग परिवर्तन का दर है, यानी कि एकांक समय या किसी समय प्रति समय वेग परिवर्तन के दर को त्वरण कहते हैं। दोस्तों हम यहाँ पर जो इतना बार यह रिपीट कर रहे हैं, हम इसलिए रिपीट कर रहे हैं ताकि यह आपको सुनते ही याद हो जाए, बार बार ना देखना पड़े। आप ये नहीं सोचिएगा कि सर लेट कर रहे हैं, सर जो है बकवास कर रहे हैं। हम आपके लिए ये बार बार बोल रहे हैं ताकि आपको क्लियरली याद हो जाए। यहाँ पर देखिए त्वरण जो है वह एक सदिश राशि है, सदिश राशि है। यह जो है पॉइंट आप लिख लीजिएगा। एग्जाम में पूछता है कि त्वरण कैसी राशि है, तो आपको क्या बोलना है भाई, त्वरण सदिश राशि है। उसके बाद त्वरण का जो मात्रक होता है, मात्रक वह क्या आता है, मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर होता है। ध्यान दीजिएगा दोस्तों, यह मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर हुआ कैसे। अब देखिए यह त्वरण जो है यहाँ पर v माइनस क्यू बाई टी लिखे हैं, तो अब बताइए कि अगर हम इसको 50 मान लिए और इसको अगर हम 10 मान लेते हैं अपने से, और कोई एक समय रख देते हैं, ठीक है, मान लीजिए समय हम यहाँ पर टी रख दिए, इसकी को रख दिए, तो अब बताइए जो इसका अंतर होगा, कुछ भी अंक आएगा, जो भी अंक आएगा वह लिख दे रहे हैं। कोई एक प्लस में आएगा या माइनस में आएगा, कुछ भी आएगा। यह जो है यह तो वेग ही हुआ ना, जैसे ही यह वेग हुआ तो इसका वेग का हम मात्रा क्या बताए हैं आपको, मीटर प्रति सेकंड। और देखिए यह जो समय के लिए है 1 सेकंड छोड़ दे रहे हैं। अब बताइए कि यह मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर हुआ कि नहीं, निश्चित ही यह मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर हुआ। और जो इसकी बीमा होगी, बीमा यानी डायमेंशन जो है वह L अपॉन टी इनवर्स 2। दोस्तों L टी इनवर्स 2, यह जो है आप त्वरण के बीमा को भी याद रखिएगा, इससे भी संबंधित प्रश्न आएंगे, निश्चित ही इससे संबंधित प्रश्न आते हैं। उसके बाद है औसत वेग। इस हम आपको औसत वेग के बारे, औसत त्वरण के बारे में बताते हैं। सॉरी, औसत त्वरण दोस्तों, औसत त्वरण, औसत त्वरण इन एवरेज एक्सेलरेशन। दोस्तों एवरेज एक्सेलरेशन भाई है क्या, जस्ट वही चीज है जैसे कि औसत वेग, औसत चाल होती है, उसी तरह का जो औसत वेग है वह है। देखिए कोई वस्तु है, ठीक है, कोई वस्तु है, वह एक समय t1 है, इसमें v1 दूरी जाती है, और समय जब चेंज होता है t2 तो वह v2 दूरी जाती है। तब त्वरण की आपको अगर परिभाषा मालूम है, यानी एवरेज एक्सेलरेशन, एक्सेलरेशन एवरेज, यह जो डिनोट कर रहे हैं कि यह एवरेज है। अब ध्यान दीजिए कि ए लिखे हैं, इसका मतलब ये नहीं समझिए कि ए क्या हो गया, यह जो ए है और ये ए है, यह जो है एक्सेलरेशन के लिए हम ए रखे हैं, और यह जो डिनोट कर रहा है एवरेज, यानी कि v2 माइनस v1 बाई t2 माइनस t1। यह जो दोस्तों है, यह जो यहाँ पर ध्यान दीजिएगा, यह जो चीज है v2 माइनस v1 वेग, अब इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं कि v2 माइनस v1, वेक्टर v1 वेक्टर v2 माइनस वेक्टर v1 t2 माइनस t1, यानी डेल्टा v बाई डेल्टा t। समय के साथ परिवर्तन और वेग के परिवर्तन का अनुपात, यही तो है औसत त्वरण। उसके बाद है दोस्तों तात्क्षणिक त्वरण। तात्क्षणिक त्वरण, जैसा कि हमने आपको तात्क्षणिक वेग में बताया था कि इंस्टेंटेनियस, तात्क्षणिक वेग में दोस्तों बताया था कि जो वेग है तात्क्षणिक वेग, वह किसका अवकल गुणांक है भाई, विस्थापन का। उसी तरह तात्क्षणिक जो त्वरण होता है दोस्तों, आप ध्यान दीजिएगा, तात्क्षणिक त्वरण
तात्क्षणिक कहने का मतलब हमने आपको समझा दिया कि तात्क्षणिक चीज क्या है। बहुत ही कम समय, बहुत ही कम दूरी, बहुत ही कम वेग को तात्क्षणिक कहते हैं। यानी कि यह जो तात्क्षणिक त्वरण यानी एक्सेलरेशन इंस्टेंटेनियस जो होता है AI बराबर लिमिट थीटा टेंड्स टू डेल्टा थीटा टेंड्स टू डेल्टा टी टेंड्स, यानी समय जो है जीरो की तरफ अग्रसर होता है तो डी डेल्टा वी बाई डेल्टा टी इक्वल टू डी वी बाई डी टी। दोस्तों हमने यह जो तात्क्षणिक त्वरण आपको बताया है, वैसे में इसकी जरूरत नहीं थी, लेकिन एग्जाम के दृष्टि से देखते हुए हमने यह टॉपिक के लिए आपको तात्क्षणिक त्वरण के बारे में जानकारी दी है। और जो तात्क्षणिक त्वरण होता है दोस्तों, यह जो पॉइंट है नोट कर लीजिएगा। तात्क्षणिक त्वरण जो है वह वेग का अवकल गुणांक होता है। दोस्तों यह था औसत त्वरण, वेग, चाल से संबंधित मोशन इन प्लेन का पहला पार्ट। नेक्स्ट पार्ट में हम इससे आगे पढ़ेंगे। आज के लिए बस इतना ही। धन्यवाद।